नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 64th में 548 रैंक के साथ सफलता का परचम लहराने वाली स्नेहा गुप्ता मैम से। तो आइए मैम से पूछते हैं उन्होंने सफलता किस प्रकार से अर्जित की। हालांकि इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता दूं कि इन्होंने पहले तो बेटी की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई, उसके बाद एक पत्नी, एक माँ के रूप में इन्होंने सफलतापूर्वक अपना पारिवारिक दायित्व पूरा किया है और उसके बाद फिर अपने पति के अस्पताल में ये अस्पताल प्रबंधक के रूप में और एक शिक्षिका के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई है। और इन सब दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन्होंने बीपीएससी की तैयारी की और उसमें सफलता अर्जित की है। यह बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए स्नेहा मैम से जानते हैं कि उन्होंने तैयारी किस प्रकार से की ताकि आपको भी उनके अनुभवों का लाभ मिल सके। सबसे पहले तो स्नेहा मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। हमारे सदस्यों से आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कोई कर सकता है बीपीएससी की तैयारी। और 3 चरणों में होती है परीक्षा, ये तो आप जानते हैं। सबसे पहले जो पीटी है वही सबसे ज़्यादा टफ है। उसके बाद धीरे धीरे हम जब यूज्ड टू हो जाते हैं तो मेंस और इंटरव्यू हम लोग के लिए उतना टफ नहीं है जितना पीटी है। पीटी की तैयारी में स्टार्ट हमें बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा और ये एक एज अ लर्नर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं तो आपको बता दूं कि मुझे ये भी नहीं पता था कि हिस्ट्री को हम 3 भाग में पढ़ते हैं, मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न। उसके बाद जब मैं यहाँ से स्टार्ट की हूँ, सबसे पहले बेसिक जानकारी जो है हमारे वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री और अपने बिहार की हिस्ट्री का, वो कहीं ना कहीं जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमारे इंडिया की प्लस जो हमारे बिहार की हिस्ट्री है वो बहुत मिलती है। तो वहाँ पे हमें एक फ़ायदा हो जाता है कि एक चीज़ में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ सकते हैं। दूसरा, अभी मिडिवल हिस्ट्री से थोड़े क्वेश्चंस अभी कम आने लगे हैं, सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस आते हैं। पहले मिडिवल हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते थे और इन तीनों में मिडिवल हिस्ट्री जितना वास्ट है उससे कहीं ज़्यादा टफ उसको याद करना भी है। और एंशिएंट हिस्ट्री तो मैंने बताया कि वो 2 काम एक साथ हो जाता है, बिहार का हिस्ट्री और ये। और जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की तो उसको एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो क्रोनोलॉजी हमें समझना पड़ेगा कि हमें आज़ादी मिली तो कैसे मिली और कितना कुछ हुआ और बिहार का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इसमें। तो मुझे याद है, मुझे इंटरेस्ट इसमें कैसे जगा था कि 1917 में एक चंपारण आए हुए थे गांधी जी और उसका 100 ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसी जगह से मुझे 2017 में जब मैंने पेपर में देखा कि ये सब आया था, तब से मुझे इंटरेस्ट जगा कि इसको पढ़ा जाए। फिर बाद में ये बीपीएससी की तरफ आने लगा ये चीज़। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, होल सोल हम उसे समझने लगेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जी धन्यवाद मैम। ये आपने अपना अनुभव बताया अपने बारे में कि आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की। अब मेरा जेन्युइन सवाल ये है जो बहुत सारे छात्र मुझसे भी पूछते हैं कि पीटी की तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए। जैसा आपने बताया कि बेसिक सबसे पहले ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर पीटी में कुछ सवाल पिछले 2-3 सालों से ऐसा देख रहे हैं कि इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जो किसी किताब में मिल नहीं पा रहा है। खास करके बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो यदि आप स्रोतों के बारे में आप अब बता दें, जो स्टडी के रिसोर्सेज आपने यूज किए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा लोगों को। जी, सबसे पहले तो सर ये जैसे कुछ क्वेश्चंस आप बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट पूछ रहे हैं, तो बोले ना कि अगर हम टेक्स्ट पूरा स्टडी करेंगे और उसको हम ऑब्जेक्टिवली ना पढ़ के कोई भी टॉपिक को सब्जेक्टिवली पढ़ेंगे तो हमें वो क्वेश्चन आ जाएगा। जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, सेपरेटली नहीं करनी चाहिए। सेपरेटली नहीं करनी चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ना है हमें, क्वेश्चन वाइज नहीं। हालांकि सेट्स तो हमें सॉल्व करना ही है ताकि हमारा स्पीड बढ़े और क्वेश्चंस हम लोग देखते ही पहचान जाए कि पूछ क्या रहा है। कई बार ये ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, हम कुछ और समझ के कुछ और जवाब दे देते हैं, अब वो आते हुए हम नहीं ये कर पाते। तो
मैं वही बोल रही हूँ कि टॉपिक वाइज हमें कोई भी चीज़ पढ़ना है और उसका पूरा होलिस्टिक स्टडी करना है फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके अंत तक। मेरे सोर्सेज सर कुछ यूट्यूब चैनल्स भी रहे थे, फिर मैंने स्टडी IQ जो एक चैनल है वो वाला पढ़ा था, और सबसे ज़्यादा सर लूसेंट, जो कि हालांकि अब तो सिर्फ लूसेंट पे निर्भर करना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग लूसेंट से की थी क्योंकि वो एक आउटलाइन हमें बता देता है। लेकिन अब आउटलाइन को हमें फॉलो नहीं करना है, लूसेंट तो पढ़ना ही है, बेसिक है वो लूसेंट पढ़ना ही। क्राउन पब्लिकेशन का एक किताब है, इतना छोटा सा है, वो भी ब्लू कलर का, वो भी पढ़ना है, मोटी सी किताब है, हाँ वो भी पढ़ना है। इससे हमें ये लगेगा कि ये सब रिविजन करने में आसान है इसको पढ़ना, और सबसे मेन है कि जो हम पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करना। हम कुछ नया पढ़े चाहे ना पढ़े, वो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है जो हमने पुराना पढ़ा है। जैसे इसके लिए हमें प्लान करना होता है कि हम एक डेली रिवीजन, एक वीकली रिवीजन, एक मंथली रिवीजन करके अपना एक प्रोटोकॉल सेट कर लेना है कि हमें रिवाइज़ करना ही करना है। तो वही टॉपिक्स को हमें जैसे कि हिस्ट्री के लिए अगर देखें तो एक किताब है, इम्तियाज़ अहमद की भी किताब है, उसका ऑब्जेक्टिव वाला भी एक किताब है और एक सब्जेक्टिव किताब है। तो जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की बात आई थी तो वो लूसेंट में बहुत वास्ट दिया हुआ है, तो और मेरे पास समय कम था, हार्ड वर्क से ज़्यादा मुझे स्मार्ट वर्क करना था, तो मैंने वो इम्तियाज़ अहमद की किताब से जो एंशिएंट वाला हिस्ट्री था वो पूरा पढ़ा, और उसमें बिहार का भी पूरा दिया हुआ था, अप्लाइड जो है, तो वो वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने पढ़ना। फिर जब जैसे जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव पूरा पढ़ते गए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते गए, तो साथ के साथ सब चीज़ चलता गया जी। और मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स के छोटे छोटे बुक्स मिलते थे, वो सब, और क्वेश्चन बैंक मिलते थे, कोई लोग अपना एक कंपाइलेशन निकालते थे, तो वो भी जहाँ से जो मिलता गया मैं पढ़ती गई। मैंने ये नहीं सोचा कि ये छोड़ देते हैं, इसमें से नहीं आएगा, उसमें से नहीं आएगा, क्योंकि मैं एकदम बिगनर थी, एकदम फर्स्ट टाइम मुझे पढ़ना था, तो मैं एकदम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो इसी तरह से मैंने PT का किया, सब कुछ पढ़ती चली गई, सब कुछ। अगर सब्जेक्ट वाइज आप बुक लिस्ट बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग सुनते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब बहुत अच्छी आती है, या फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब बहुत अच्छी होती है, तो क्या ये सब भी आपने फॉलो किया था? जैसे भूगोल के लिए महेश बर्नवाल या फिर माजिद हुसैन की किताब बहुत अच्छी आती है, तो क्या इस तरह से आपने फॉलो किया था कोई बुक पैटर्न? सर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ज़्यादा वक्त था नहीं मेरे पास, मैंने बताया आपको मेरे को स्मार्ट वर्क करना था, तो मैंने हाँ लक्ष्मीकांत मैंने पॉलिटी के लिए पढ़ा था, वो आंसर्स फ्रेम करने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादातर जो रेडीमेड आंसर्स थे और जो चैनल्स में जो किसी कोई इंसान बना रहा है यूट्यूब चैनल, वो वाला नहीं, जो जेन्युइनली उस पर जो किसी BBC चैनल हो गया, ये सब लोग ने जो बनाया हुआ था, चाहे एक प्रोग्राम भी आता है, मेरे को अभी वो याद नहीं आ रहा चैनल का, लेकिन वो सब मैंने फॉलो कर करके अपने पॉइंट्स नोट डाउन किए। मैं आपको दिखाऊंगी अपने नोट्स, वो काफ़ी ये था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो BPSC में पूछ ही लिया था, वैसे पॉइंट्स भी मैंने उसमें लिखे थे। तो हिस्ट्री के लिए मैंने फिर बताया, मैंने जो नोट्स थे, मुझे एक कोचिंग क्लास है आस्था, इससे नोट्स मिले थे, वो वाला फॉलो किया, और लास्ट में मैंने प्री के लिए भी अपना छोटा छोटा कैप्सूल नोट्स बनाती चली गई, कि गए तो पूरा रिवाइज करते चले गए। तो मैं बोल रही हूँ कि बुक्स पढ़ने का इतना समय मैं नहीं, आपने जैसे बताया कि मैं एक मॉम भी हूँ, एक डॉटर भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ, और सब में बिजी रह गई, तो कुछ जो क्वालिटी टाइम मुझे मिलता था पढ़ने के लिए, तो मैं उसमें सोचती थी कि जल्दी से जल्दी मैं बस एक आंसर फ्रेम करने लायक उसमें जितने फैक्ट्स मैं डाल सकूँ उतना पढ़ लूँ बस। और ये सब बुक्स तो फुल फ्लेज्ड मैं नहीं उतना पढ़ पाई थी सर। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, लगभग PT में यदि बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार के करंट अफेयर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बिहार के करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगी, किस प्रकार से तैयारी किया जाए? हाँ, बिहार का करंट अफेयर इंटरेस्टिंग भी है, जैसे कि क्या चल रहा है, किसने कौन सा योजना बनाया, क्या निकाला, और अभी चुनाव का भी मौसम था, तो थोड़ा सा ये मुझे अपने आप इंटरेस्ट जगता गया। तो अखबार तो पढ़े ही, उसके साथ साथ जो न्यूज़ जो हमें लेना होता था,
जो भी ऑफिशियल चैनल्स हैं ना इरिगेशन डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, तो उनका न्यूज़लेटर जो फ्लैश होते रहता है वो सब भी पढ़ती चली गई, किसने क्या काम किया नहीं किया, ये सब पढ़ते चले गए। उसके बाद एक बुक आती है, पतली सी है, ब्लू कलर का, उसका संदर्भ की है शायद, मुझे याद नहीं अच्छे से। वो किताब में पूरा एकदम कंपाइल करके दिया हुआ था, वो एकदम वन लाइनर जिसको बोलते हैं, वो मैं पढ़ती चली गई बिहार के करंट अफेयर के लिए। वो 1 साल पहले का भी, और जैसे जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया उससे 6-7 मंथ्स बिफोर का से लेकर के जिस दिन तक एग्ज़ाम है उसके 1 मंथ बिफोर तक का मैं पढ़ती थी सारा। और अखबार तो खैर पढ़ना रूटीन में था ही जी। और ज़्यादा जो डिपेंडेंट थी मैं वो टेक्स्ट पर ही थी, जो बुक्स बाहर से मिलती थी उन पर ही डिपेंडेंट थी। बहुत ज़्यादा पूरा एलाबोरेटली तो अखबार को भी नहीं पढ़ सकती थी मैं, लेकिन इसमें भूमिका है वो वेबसाइट्स की जो सच का वो निकालते हैं कि हमने ये किया, ये काम किया। और बिहार सरकार की कुछ मैगजीन्स हैं, जो बजट है बिहार सरकार का, वो सब उसमें एकदम आंकड़ों के साथ बिल्कुल, क्योंकि बीपीएससी में प्री का ये सबसे मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है कि वो आंकड़े पूछ लेते हैं एकदम नंबर के साथ, एकदम एग्जैक्ट नंबर, तो वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम वो बजट में एक बार पढ़ लेंगे तो वो याद रह जाता है कि हाँ ये इतना आंकड़ा है, जैसे कि कितने लोगों को कितना लाभ मिला, कितना ये है, और वो बिलियंस और मिलियंस में नंबर रहते तो वो थोड़ा टफ होता है। तो वो इन्हीं सबसे प्रैक्टिस से बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना, उससे आता चला गया जी। जैसा कि मुझे याद है, या तो 60वीं से 62वीं या 63वीं में एक सवाल पूछा था कि बिरसा मुंडा को किस दिन सोते हुए उठाया गया था, और वो 9 जून का डेट था। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, सही बात है। हाँ। अच्छा, पीटी से बात आप छोड़ते हैं और मेंस की तरफ आते हैं। हाँ। मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो आंसर पैटर्न हम लिखते हैं, हाँ, वो पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, उसमें तथ्य भी होने चाहिए, आंकड़े भी होने चाहिए, और जो चेक कर रहा है उसको पसंद आना चाहिए। तभी वो सुनते हैं कि पूरा का पूरा पढ़ता है, नहीं तो पढ़ता भी नहीं है। तो कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए, किस प्रकार से आंसर का पैटर्न होना चाहिए मेंस में। जी, मेंस प्री से मुझे मेंस इजी लगता है, क्योंकि हमारा दायरा वहाँ सीमित है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, 10 बार क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले, और सब लोग बोलते हैं कि कॉपी भर के आना है, ये पूरा लिख के आना है, लेकिन मैं उस चीज़ पे नहीं विश्वास करती हूँ। जो भी क्वेश्चन पूछा है 3-4 पन्ने तो हमें लिखना ही पड़ेगा, जो पूछा है कम से कम उतना संतुष्ट करने के लिए। मेरा सबसे है कि पॉइंट वाइज लिखिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा शब्द कुछ को हाईलाइट करके आप लिख सके, हाईलाइट तो खैर मना है, लेकिन एग्जामिनर उसमें एक शब्द ढूंढता है जो उसको चाहिए ही चाहिए उस आंसर में, तो वो शब्द मिलना चाहिए। जैसे अगर कुछ भी है, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें एक शब्द जिस उसके इर्द गिर्द ही वो घूमता है, कोई भी क्वेश्चन हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, 1917 चंपा सत्याग्रह हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें वो शब्द हमें याद होना चाहिए। तो वो हम लोग लाइन बाय लाइन रट के नहीं जा सकते हैं, वो आंसर हमारा वहीं पे निकलेगा। लेकिन किसी भी क्वेश्चन के 10-15 ऐसे पॉइंट होते हैं, 5-10 ऐसे शब्द होते हैं जो उसको वहाँ पे यूज़ करना है। तो मेरा मानना है कि पहले एक टॉपिक डालें या फिर एक हेडिंग डाल दी, उसको एलाबरेट करके लिख दिए, फिर सेकंड टॉपिक डालें। जब हमारे पास पॉइंट्स कम है तो हम बुलेट्स डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हम 1, 2, 3 करके डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ 8 पॉइंट लिखा, 9 पॉइंट लिखा। लेकिन अगर बुलेट्स डालेंगे तो एग्जामिनर तो गिनेंगे नहीं कितने पॉइंट्स, तो उनको लगेगा कि हाँ इतना ही पॉइंट लिखा होगा। तो यहाँ पर हम मतलब उनको ये कर सकते हैं, अट्रैक्ट करके। कंक्लूजन हर चीज़ में लिखना है, कंक्लूजन बिल्कुल बनावटी नहीं, हमारा खुद का होना चाहिए। कंक्लूजन में जैसे बिहार में अगर कुछ भी पूछा है, कैसे भी क्वेश्चन, मुझे तो अभी याद आ नहीं रहा है कैसे क्वेश्चंस, लेकिन उसका अभी के संदर्भ में, जैसे करंट इश्यूज़ के संदर्भ में जो क्या पहले सरकार कर चुकी है, उसके आगे और क्या क्या करना चाहिए, वो सब पे हम मिला जुला के कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये सब है सर। अच्छा, मेंस के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया मुझे लगता है, और बाकी तो मैं बताऊंगा आपसे, अलग भी चर्चा होगी कैमरे के पीछे भी। एक बात और मैं पूछना चाहता था आपसे
कि ऑप्शनल के बारे में अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ऑप्शनल में कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं, वो लेना चाहिए, या फिर जिसमें रुचि हो वो सब्जेक्ट ज़्यादा लेना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट को स्कोरिंग माना जाता है, जैसे इस बार ही हम लोग सुन रहे हैं कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा नंबर दिया गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऑप्शनल को चुनने का आधार क्या होना चाहिए, बेसिस क्या होना चाहिए? जी, वो आपने बोला कि किसी सब्जेक्ट को स्कोरिंग माना जाता है, ये सारे मिथ, वो LSW का आपने देखा होगा, वो सबसे मिथ BPSC सब तोड़ चुका है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ऑप्शनल लेना है, मैं बोले ना, सब्जेक्ट में घुस के उसको पढ़ना, उसको मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए एकदम। जैसे मेरा बॉटनी था, मैंने MSc भी बॉटनी से ही किया है, तो मैं मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक नया सब्जेक्ट ले करके उसको वापस से पढ़ना शुरू करिए। और ये बंधे बंधाए क्वेश्चंस पढ़ना, ये कभी भी मेरा चॉइस नहीं रहा है, क्योंकि मुझे याद है जब 64th में बॉटनी के भी क्वेश्चंस थे तो अन्य स्टूडेंट्स ने क्या किया, जैसे पेपर 1 में पेपर 3 में सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, और जो ट्रेंड कहता है, चाहे वो 56 वाला हो, 60-62 वाला हो, 63 वाला हो, उसमें क्या था कि एक ही सेक्शन से 2 क्वेश्चंस में उन लोगों ने ऑप्शन दे दिया, 2 क्वेश्चन में ऑप्शन दिया एक ही सेक्शन से। तो लोग क्या करते थे, दोनों सेक्शन में से एक ही सेक्शन पढ़ के चले जाते थे, और मैं भी वही करती। और लेकिन इस बार 64th में क्या किया, दोनों में से एक पेपर, मतलब सेक्शन 1 का ऑप्शन, एक सेक्शन 2 का ऑप्शन। तो जो इंसान सेक्शन 2 पढ़ा ही नहीं तो कैसे लिखेगा वो। लेकिन मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने सिलेबस के ऊपर ध्यान दिया। प्रीवियस क्वेश्चंस तो देखना ही है कि किस तरह का क्वेश्चन, कैसा फ्रेमिंग के लिए देखना है, कैसा BPSC फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन होल सोल प्रीवियस क्वेश्चन पे डिपेंड करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आप सिलेबस पे डिपेंड करिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस ही हमें मदद करता है जी। तो मैंने क्या किया, पूरा सिलेबस को ही देखती चली गई कि क्या क्या पूछा है, तो वो सिलेबस के हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया। आपको मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी बॉटनी के, तो जो पूछा गया है वो भी मैंने पढ़ा, जो नहीं पूछा गया वो भी मैंने पढ़ा। कई लोग मुझे बोले कि मत पढ़िए इतना, सो ये तो पिछली बार जस्ट पूछा ही है, ये थोड़ी पूछेगा। लेकिन आपने देखा 64th में भी रिपीट क्वेश्चन आया, 65th में भी रिपीट क्वेश्चन आया, तो ये रिस्क ही नहीं लेना है। मैंने ये रिस्क ही नहीं लिया, मैंने पूरा ही पढ़ती चली गई एकदम, क्योंकि मैं जानती थी। और लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिख लिख के कॉपीज़ भर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तक कि मैंने जो एक IAS हिंदी वाले सर है, उन्होंने आंसर्स का कंपाइलेशन दिया था। वो आंसर्स के कंपाइलेशन में बहुत सारे बच्चे जो बेस्ट आंसर्स होते हैं वो अपना देते हैं, उन्हीं के आंसर्स में से किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, ऐसे करके अपना खुद का आंसर्स प्रिपेयर किया। उसके बाद उसको मैं वहाँ पर लिख करके चली। और कुछ याद नहीं रहता है, जो हम पढ़ते हैं वो कुछ याद नहीं रहता, जो समझे हैं हम वो वही याद रहेगा। जो हमें याद है, जैसे कि कोई डेट हो गया, 9 जून हो गया, या फिर 15 अगस्त हो गया, कुछ भी ऐसे डेट्स ही वहाँ याद रह जाते हैं जो हम डेली में पढ़ते हैं, सुनते हैं। मतलब BPSC की प्रिपरेशन को करना नहीं है, उसको जीना है एक तरह से जी। हाँ, तो ये मेरा एक मेन ये रहा कि उसको अपने अंदर उतार लेना, हर जगह वही चीज़ करना। और मेरे लिए थोड़ा टफ इसलिए था क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था जी। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा मैं लोगों को बता नहीं सकती थी, तो मैं अपनी किताबों पे अखबार लपेट के जाती थी, उससे ही कवर करके जाती थी और उसी से पढ़ती थी कि मैं ये कर सकूँ। और वीडियोस देखना, डिस्कशन सुनना, ऐसे ही टॉपर्स के इंटरव्यूज सुनते जाना, ये आपके भी वीडियोस मैंने काफ़ी देखे हैं, तो ये सब से मुझे हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलता चला गया। तो इसीलिए मुझे यही सब मुझे मदद किया है हर चीज़ में पास होने में। तो दोस्तों, ये थी स्नेहा गुप्ता मैम। बस लास्ट सवाल मैं इनसे एक और पूछूंगा, उसके बाद इनको विदा देते हैं, क्योंकि अभी इनके अस्पताल में ही हम लोग बैठे हुए हैं और छोटे सेटअप में मैं देख रहा हूँ बार बार इनका कॉल भी आ रहा है, तो अभी ज़्यादा समय लेना इनका ज़्यादा उचित नहीं होगा। बाद में कभी हम लोग विशेष रूप से मिलेंगे केवल इंटरव्यू के लिए, तो विशेष इंटरव्यू लेंगे इनका। लास्ट सवाल सिर्फ इतना है मैम कि मेरे भी चैनल के साथ और ग्रुप के साथ ऐसी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो शादीशुदा हैं, जो अपने ससुराल में रह रही हैं, जिनके बच्चे भी हैं, परिवार के साथ सारी जिम्मेदारी संभालते हुए, और वो पढ़ना चाहती हैं। तो मैं अक्सर उनको मोटिवेट करता हूं या फिर फ्री नॉलेज उपलब्ध कराता हूं, फ्री नोट्स वगैरह भी उपलब्ध कराता हूं। आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी
उनको किस प्रकार से आप मोटिवेट करना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनमें बहुत सारा पोटेंशियल है, केवल और केवल वो अपने पोटेंशियल पर विश्वास नहीं कर पाती है, या तो पारिवारिक झंझटों के कारण, सामाजिक तानों के कारण, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उन पर। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस लास्ट सवाल यही है जी। हाँ, इन महिलाओं के लिए मतलब अभी तो बहुत इजी हो गया है महिलाओं के लिए सब चीज़। जब सरकार इतना कदम आगे बढ़ा रही है तो उनको सबसे पहले मैं बोलूँगी परिवार सबसे बड़ा अगर सपोर्ट है, और रोड़ा है, दोनों ही परिवार है। तो ये डिपेंड करता है कि परिवार कैसा मिला, कैसा भी मिला हो, वो मोह जो है, वो धागा जो है परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति माता पिता के साथ कुछ समय के लिए काटना पड़ेगा आपको। महिला को जितना मेहनत करना है उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि मेहनत उनके परिवार वालों को भी करना होता है। तो वो जो मोह है और वो छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आप एक गृहिणी के रोल में रह करके आप एक स्टूडेंट वाला काम नहीं कर सकते, तो आपको गृहिणी भी बनना पड़ेगा और एक स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा। स्टूडेंट बन के ही आप पढ़ सकते हैं और उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े। मैंने खुद किया। छोटा सा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरा बच्चा उस समय जब मैं स्टार्ट की थी तो वो 1.5 साल का था, और अब जाके जब इंटरव्यू तक आते आते वो 4 साल का हो गया, मतलब 3.25 साल का हो गया। तो आप सोचिए 1.5 साल से 3.25 साल तक आते आते मेरा बच्चा भी अपने आप को मॉडिफाई कर लिया था, और मुझे उससे बच के पढ़ने के लिए अलग अलग तिकड़म लगाना पड़ता था। पहला चीज़ कि उसको मैं दिखाई ही नहीं देना चाहिए, अगर वो मुझे देख लेगा तो पढ़ने नहीं देगा। और अंदर तो मेरे भी माँ का दिल है। बहुत लोगों का मैंने भी ताना सुना कि बुढ़ापे में इसको पढ़ना है, अब अपना घर संभालना चाहिए, पति डॉक्टर है, खुद टीचर है, अब क्या चाहिए इसे, ये सब मैंने बहुत सुना। मेरी मम्मी खुद कहती थी कि अब तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, और वो नहीं पढ़ने देती थी मुझे, मतलब। लेकिन मेरी नानी जिन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्हें बिल्कुल सपोर्ट किया, माँ का भी सपोर्ट पूरा रहा था, माँ तो चाहती थी, लेकिन मेरी माँ से ज़्यादा वो मेरे बच्चे की नानी थी, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद जब स्कूल में भी थी तो स्कूल में भी स्कूल के भी जितने ड्यूटीज़ है उनका भी निर्वहन करना ही है। स्कूल में बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, और गृहिणी के लिए और ज़्यादा ईजी है ये। आपके घर में जो सपोर्टर्स हैं, जो भी आपके घर में आपके मदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ है, अगर घर में कोई भी लोग हैं तो आप उनको थोड़ी जिम्मेदारी कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए संभालने के लिए दीजिए, और अपना भी आप इस तरह करिए कि आपकी कमी किसी को ना खले। जब आपकी ज़रूरत है घर के काम में तो आप उस समय प्रेजेंट रहें। आपको समय चुरा लेना है सबसे, और वो समय लेकर के आपको पढ़ने में मतलब ऑनेस्टी दिखाना है, और समय के साथ साथ अपने आप को भी चेंज करना है। और क्यों परिवार आपके, अगर आप उन्हें कुछ करके दिखाएंगे तभी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ना। तो इसीलिए आपको भी अपनी तरफ से इनपुट देना है। आप सिर्फ ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको पढ़ने दे देंगे, आपको कुछ करके दिखाना है। कुछ प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू निकला, तो इस तरह से वो प्रेशर अपने अंदर लेना है कि हाँ हमें करना है तो करना है। डाउट मन में नहीं रखना है कि नहीं होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। अगर आप सोच लेंगे तो पा लेंगे, बस वो सोचने में उतनी ताकत होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। और एक छोटा सा चीज़ मैं आपके थ्रू बता देना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो 1.5 साल से 3.25 साल तक का हुआ तो वो भी चीज़ों को समझने लगा था। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, छोटा सा सांप लेकर के मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा और वो अपने दरवाजे पर लटका दिया ताकि मेरा बच्चा उस एरिया में आए ना। क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था, प्री और मेंस में तो चुपचाप मैं रहती थी रूम के अंदर, लेकिन इंटरव्यू में तो बोलना पड़ेगा, मॉक देना पड़ेगा। तो अब वो कैसे है कि वो इस एरिया में ना आए, तो वो दरवाजे पे सांप टांग देती थी मैं ताकि वो ना आए। इंटरव्यू भी अगस्त में रिजल्ट आया और दिसंबर में जुलाई में रिजल्ट आया, दिसंबर में इंटरव्यू, उस समय भी वो ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब बहुत। जुलाई में रिजल्ट आया और दिसंबर में इंटरव्यू था, तो इस 6 महीना तो लगा ही। लोगों को 6 महीना कम लगता है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा था क्योंकि आपको जल्दी से निपटा देना था। तो वो अब वो सांप से भी डरने नहीं लगा, वो अपने गले में लटका के सांप ढूंढने लगा। तो मतलब एक लड़ाई मैं अपने रूम के अंदर लड़ रही थी और एक लड़ाई मुझे अपने बच्चे से, अपने परिवार वालों से लड़ना पड़ता था। और आप कैसे नहीं अवेलेबल रहोगे, आप पूरा दिन पढ़ सकते हो, लेकिन एक समय आता है जब आपको अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अवेलेबल रहना है। तो वो 3-4 तरह की लड़ाई मुझे लड़नी पड़ी इसमें। तो ये बोलूँगी कि ये मेरे अकेले की सफलता नहीं है, इसमें आप जैसे लोगों का और मेरे फ्रेंड्स का, मेरे पेरेंट्स का, मेरी नानी का, मेरे स्कूल के लोगों का, सबका बहुत हाथ रहा है। सबके गुड विशेस के कारण ही इतना
मेरे को मिल पाया है सफलता। जी। तो दोस्तों, मैम के कहने का यही मतलब है कि आप बहाना नहीं, अवसर तलाशिए, तभी आप सफल हो सकती हैं, वरना कोई चांस नहीं है। और यदि आप सोच लेंगी तो सफलता आपसे दूर भी नहीं होगी, मैम का यही कहना है। बस एक और मैम से थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये करूँगा, मेरे व्यूअरशिप बहुत कम है, तो थोड़ा सा मेरे चैनल के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, अगर आपने वीडियो सच में देखे हैं तो। नहीं, मैंने सच में सर के वीडियोस देखे हैं, और वर्धन सर शुरू से हम लोगों को मतलब मेरे तो काफ़ी क्लोज फ्रेंड के भाई रहे हैं, और शुरू से इन्होंने हम लोग की जान पहचान रही है। इनके वीडियोस जेन्युइन इन द सेंस कि वो बहुत काम आने वाली वीडियोस, और उनको मैंने तो खुद भी देखी आपकी वीडियोस। जब आपसे फ्रेंडशिप हुई तो सबसे पहले मैंने देखा कि कैसे वीडियोस हैं, तो बहुत जेन्युइन वीडियोस हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तैयारी के साथ साथ आपको जो लाइफ लेसन्स हैं, वो मुझे इनके जो कुछ कोट्स हैं वो बहुत एनर्जेटिक हैं। आपको कभी भी लगे कि हम मतलब थोड़ा लो फील कर रहे हैं, उस समय इनके वीडियोस देख लीजिए, एकदम एनर्जी आ जाती है। तो मैं इस चीज़ के लिए आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके वीडियोस को देखिए, और सिर्फ देखिए ही नहीं, उनको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करिए कि सर क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। कोई सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपका एक कोट पढ़ा था, वो बहुत अच्छा था। मैं पढ़ के आपको खुद पढ़ के सुनाना चाहूँगी। वो कोट मुझे बहुत अच्छा लगा था, फेसबुक पे भी डाला हुआ है आपने। जी जी। तो ये चीज़ है। वो कभी कभार कविता लिखने का शौक़ है, भैया से ही मैंने सीखा है कविता लिखना। अच्छा। तो वो तो छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका जो उत्तराधिकारी एक तरह से मैं बन गया हूँ कविता लिखने के मामले में, तो अच्छा लगता है। खैर मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक बार फिर से PCS एडुकेयर की तरफ से और पूरे छात्र कम्युनिटी की तरफ से मैं कहूँगा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है जिस प्रकार से आप अभी तक सारी भूमिकाएं बहुत अच्छे से निभाती आई हैं, उसी तरह से आप अधिकारी के रूप में भी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाएंगी। और चूंकि आपका डिपार्टमेंट भी सोशल वेलफेयर का है, तो आप सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो स्नेहा गुप्ता जी से ये थी हमारी बातचीत। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, और जानकारी लेंगे, और GS पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.